आपको ये याद है? मैं अक्षय कुमार की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ पक्षी राजन के इस कैरेक्टर की। मूवी में दिखाया गया है कि पक्षी राजन बर्ड्स के प्रति बहुत सहानुभूति रखते थे और उनके बचाव और संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करना चाहते थे। लेकिन आपको पता है कि पक्षी राजन का ये कैरेक्टर एक रियल आदमी से इंस्पायर्ड था, जिसे पक्षी और प्रकृति के संरक्षण के संदर्भ में किए गए कार्यों के लिए भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और इतना ही नहीं, उन्हें बर्ड्स के प्रति इतना आकर्षण था कि लोग आज उन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ द ग्रेट इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट सालिम अली की। तो आखिर ये कौन है और इन्होंने ऐसा क्या काम किया है कि भारत सरकार ने इन्हें इतने बड़े बड़े अवार्ड से सम्मानित किया है? लोग इन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं और इनके जीवन में ऐसी क्या खास बात थी कि इनसे इंस्पायर्ड होकर एक पूरी मूवी बना दी गई जो कि बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर भी रही। तो चलिए इस वीडियो में उनके जीवन की पूरी इंस्पायरिंग स्टोरी को जानते हैं। और हाँ, लास्ट में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट को भी देखेंगे इस मूवी के बारे में, जो कि एक विवादित मुद्दा भी रहा है कि क्या सच में सेल्फ पोलराइजेशन से बच्चे को कोई नुकसान या खतरा होता है। और इसी में आपको पता चलेगा कि बर्ड्स की पॉपुलेशन आखिर कम क्यों हो रही है। तो स्टे ट्यून्ड। सालिम अली का जन्म 12 नवंबर 1896 को बॉम्बे के एक इस्लामिक फैमिली में हुआ था, जो कि अपने पिता यानी मौजूद्दीन अब्दुल अली के 9वें और आखिरी संतान थे। तो उनके माता पिता की मृत्यु उनके बहुत ही कम उम्र में हो गई थी, जब वो 1 और 3 साल के थे, और इसीलिए उन्हें उनके मैटरनल अंकल यानी मामा ने पाल पोस कर बड़ा किया। तो बचपन में उन्हें किताबों का और स्पोर्ट्स शूटिंग का बहुत शौक था, और इसी वजह से उन्होंने एक दिन एक स्पैरो को शूट डाउन कर दिया जब वो अपनी टॉय एयरगन से खेल रहे थे। और बिल्कुल इसी इवेंट को उन्होंने अपने जीवन का टर्निंग पॉइंट कहा है अपनी ऑटोबायोग्राफी में, जहां से उन्हें बर्ड्स में इंटरेस्ट आया और उन्होंने ऑर्निथोलॉजी में अपना करियर बनाने का सोचा। और वो कैसे हुआ? तो जब उन्होंने चिड़िया को मारा और जाकर देखा तो उन्हें उसके गले पर एक अनयूजुअल कलर दिखाई दिया और उन्हें समझ नहीं आ रहा था ये कौन सी चिड़िया है। तो जब उन्होंने उसे अपने मामा को दिखाया और पूछा कि ये कौन सी चिड़िया है, तो वे उन्हें बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सेक्रेटरी के पास ले गए, क्योंकि वो खुद भी वहाँ के एक मेंबर थे। तो वहाँ के सेक्रेटरी, जो कि W.S. मिलार्ड के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने इस चिड़िया के बारे में बताया कि ये एक येलो थ्रोटेड स्पैरो है, और साथ ही साथ उन्होंने और भी बहुत सारे स्टफ बर्ड्स दिखाए जो कि सोसाइटी के कलेक्शन में रखी गई थी, और बुक्स भी दिए हैं। तो इन सब चीजों की वजह से सालिम अली को बर्ड्स के बारे में रुचि पैदा होने लगी और वो इस जगह को बार बार जाने लगे। सालिम अली को अर्ली एजुकेशन सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई से मिली थी। इसके बाद उन्होंने कॉलेज अटेंड तो किया, लेकिन उन्हें कोई यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं मिल पाई, और वो एक बार अपने भाई के टंगस्टन माइनिंग के बिजनेस में मदद करने के लिए म्यांमार भी गए थे, लेकिन वो काम उन्हें नहीं जचा और वहाँ पर ज्यादातर समय उन्होंने चिड़ियों की खोज में ही बिताया। तो इन सब के बाद जब वो वहाँ से वापस आए, तब उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज से जूलॉजी में एक डिग्री कंप्लीट की और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के म्यूजियम में एक गाइड के पोस्ट पर कार्यरत हो गए। और इसके कुछ साल पहले तक उन्होंने शादी भी कर ली थी तैमानिया बेगम से, जो कि उनकी एक दूर की रिश्तेदार थी। तो जैसे जैसे उन्होंने म्यूजियम में विजिटर्स को रिजर्व बर्ड्स के बारे में दिखाते और बताते गए, वैसे वैसे उनकी रुचि उसमें और बढ़ती गई, और खास करके बर्ड्स के लिविंग कंडीशंस के बारे में। और इसीलिए वो एक वर्ल्ड फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट डॉक्टर इरविन स्ट्रेसमैन से मिलने जर्मनी भी गए। लेकिन वहाँ से वापस आने के बाद उन्होंने पाया कि म्यूजियम से उनकी पोस्ट तो हटाई जा चुकी है फाइनेंशियल रीजंस की वजह से। तो वहाँ कोई सुटेबल जॉब न मिलने की वजह से वे और उनकी पत्नी तैमानिया कीम में शिफ्ट हो गए, जो कि एक कोस्टल विलेज था मुंबई के पास ही। तो इन सारे उतार चढ़ाव से डील करते हुए भी उन्होंने अपना काम जारी रखा, और इसी वजह से इसके कुछ समय बाद उन्हें एक अच्छा मौका भी मिला सिस्टमेटिक बर्ड सर्विस कंडक्ट करने का, हैदराबाद, इंदौर, कोचीन और भोपाल जैसे प्रिंसली स्टेट्स में, जिसे वहीं के राजाओं ने फंड किया था। और बिल्कुल यहीं से उनके उन सारे कंट्रीब्यूशन की शुरुआत होती है जो उन्होंने बर्ड्स और प्रकृति के संरक्षण के लिए दिया है। तो जब उन्होंने सर्विस करना स्टार्ट किया, उस समय उनकी पत्नी तैमानिया ने उनका साथ दिया, पर अफसोस ये साथ जल्दी ही टूट गया जब 1939 में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई एक सर्जरी के दौरान। लेकिन इसके बावजूद वो अपना काम करते रहे और सर्विस करना बंद नहीं किया। तो इससे जो कुछ उन्होंने कलेक्ट किया था उसे उन्होंने द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स नामक एक किताब में डालकर पब्लिश कर दिया, जिसमें भारतीय पक्षियों के प्रकार और उनके हैबिटाट के बारे में बताया गया था, और वो किताब अच्छा खासा बिका भी। उन्होंने इसके बाद एक वर्ल्ड फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट डॉक्टर एस डिलोन रिप्ले के साथ भी कोलैबोरेशन किया था, जिसका नतीजा हैंडबुक ऑफ द बर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान के रूप में निकला।
इस कॉम्प्रिहेंसिव बुक में 10 सालों की मेहनत लगाई गई थी, जो कि सब कॉन्टिनेंट के पक्षियों के अपीयरेंस, हैबिटाट, ब्रीडिंग हैबिट और माइग्रेशन आदि चीजों के बारे में बताता था। और सालिम अली ने और भी बहुत सारी किताबें लिखी हैं इन सब चीजों के बारे में, जिनमें से उनकी एंगेजिंग ऑटोबायोग्राफी द फॉल ऑफ स्पैरो प्रमुख है, जो कि 1985 में पब्लिश की गई थी। और अगर एक बार सालिम अली की पक्षियों को लेकर रिसर्च और सर्विस के बारे में विचार को जाना जाए तो वे जमीन पर उतरकर उनके बारे में स्टडी करने में ज्यादा इंटरेस्टेड थे एज कम्पेयर टू लेबोरेटरी। और उन्होंने खुद भी कहा था कि उनका सारा इंटरेस्ट उन जीवित पक्षियों में है जो कि अपने खुद के नेचुरल इन्वायरमेंट में रहती हैं। और सालिम अली ने सिर्फ किताबें ही नहीं लिखी बल्कि उन्होंने BNHS यानी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जैसे 100 साल पुराने इंस्टीट्यूशन को भी बंद होने से बचाया था जब उसको फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत थी, जो कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की मदद से किया था। और तो और उन्होंने इंडिया में ऑर्निथोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए भी सपोर्ट प्रोवाइड किया ताकि बर्ड्स और उनसे रिलेटेड बाकी स्टडीज को भी कंटिन्यू रखा जा सके। एग्जाम्पल के लिए इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इकोनॉमिक ऑर्निथोलॉजी यूनिट इन 1960, जो कि इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च के अंदर खोला गया था। तो उनके इन्हीं सारे अच्छे कार्यों के लिए, जो कि प्रकृति और पक्षियों के संरक्षण के संदर्भ में किए गए थे, उन्हें बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिनमें से पद्म भूषण और पद्म विभूषण प्रमुख हैं, जो कि उन्हें 1958 और 1976 में मिले थे। और इन सब के बाद आखिर में 20 जून 1987 को 90 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई प्रोस्टेट कैंसर से लड़ते लड़ते। उनके याद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ इंस्टीट्यूशंस जैसे कि सालिम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री यानी सैकॉन तथा सेंचुरीज जैसे कि सालिम अली बर्ड सेंचुरी आदि भी खोली है। और उनके पक्षियों के प्रति इन्हीं समर्पण के कारण आज पूरी दुनिया उन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहती है। तो हम इनके जीवन से क्या सीख सकते हैं? यही कि जीवन ऐसा जियो कि 4 लोग भी बोले कि क्या आदमी है, हमेशा आनंद में रहता है, किसी चीज की कोई फिक्र नहीं रहती। मेरा मतलब कि अपने जीवन में वो काम कीजिए जिसे करने में आपको अपने आप आनंद आता है। वो काम ऐसा हो कि आप उसे कम से कम शरीर पर भी हंसते हंसते कर सके और उस करोड़पति या सरकारी नौकरी वाले से ज्यादा खुश रह सके जो लाखों करोड़ों कमा कर भी सोने के लिए नींद की गोली खाता है। तो अब आते हैं उस सवाल पे कि क्या सच में सेलफोन रेडिएशन से पक्षियों की जान जा रही है या ये कहानी सिर्फ मूवी में दिखाने के लिए रची गई है? तो अगर आप गूगल पर इसके बारे में सर्च करेंगे तो आपको ये जवाब मिलेगा, जो कि एक हद तक सही भी है। लेकिन अगर आप वहीं से वापस आ जाते हैं और गहराई तक नहीं जाते तो आपको पक्की जानकारी नहीं मिलेगी। लेकिन आपको वो जानकारी ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं ही बता देता हूँ। डायरेक्ट किलिंग में और आहिस्ते आहिस्ते मारने में फर्क होता है। जैसे कि अगर आपको किसी को बर्बाद करना हो तो एक तो ये तरीका हो जाएगा कि आप उसके घर चोरी कर लो, टांका डाल लो या उसका घर जमीन हड़प लो, ये डायरेक्ट मेथड हो जाएगा या आप उसे तुरंत बर्बाद कर दे रहे हो। लेकिन एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप उसे यूपीएससी की तैयारी करने के लिए मोटिवेट कर दो। इसमें भी और बर्बाद हो ही जाएगा लेकिन टाइम लगेगा, लगभग 8-10 साल। तो ये आहिस्ते आहिस्ते मारना हो गया। तो बिल्कुल ऐसे ही सेलफोन रेडिएशन भी पक्षियों को तुरंत नहीं मार रहा कि चिड़िया रेडिएशन के संपर्क में आई और मर गई। ये उन्हें आहिस्ते आहिस्ते मार रहा है। कैसे, बताता हूँ। स्टडीज ने पाया है कि सेलफोन रेडिएशन बर्ड्स के एग्स और एम्ब्रियोज को डैमेज कर सकता है, जिसकी वजह से सबसे पहले तो अंडों के सेल्स बहुत पतले हो जाते हैं और समय से पहले फूट जाते हैं, या फिर अगर बच्चे पैदा हो भी गए तो उनके स्कल्स भी बहुत कमजोर होते हैं, जिससे उनके सर्वाइवल के चांसेस और कम हो जाते हैं। इसके बाद सेलफोन टावर से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पक्षियों के नेविगेशन सिस्टम को भी इंटरप्ट करती है, जिससे वो अपनी राह भटक जाते हैं और इधर उधर टकरा भी जाते हैं। और तो रेडिएशन की वजह से उनका इम्यून सिस्टम भी अफेक्ट होता है और उनके तरह तरह के डिजीजेस को कैच करने के चांसेस को बढ़ा देता है। तो सेलफोन रेडिएशन इन सब तरीकों से पक्षियों को एक बैग तो नहीं लेकिन धीरे धीरे खत्म कर सकता है और कर भी रहा है। लेकिन ये इकलौता कारण नहीं है पक्षियों की पॉपुलेशन डिक्लाइन का। अर्बनाइजेशन, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, हैबिटाट डिस्ट्रक्शन और एनवायरमेंट पोल्यूटेंट आदि और भी बहुत सी चीजें हैं जो इसको बढ़ावा दे रही हैं। तो ये कहना एक बेवकूफी होगी कि टावर कम कर देने से पक्षियों की संख्या बढ़ जाएगी या कम से कम और कम नहीं होगी। जब तक इंसान नहीं बनता तब तक इन सब चीजों को रोक पाना बहुत मुश्किल है। और इंसान कैसे बनेगा वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, फिर कभी। और आपके मन में हो सकता है अभी ये सवाल उठ रहा हो कि कहीं ये सेलफोन रेडिएशन इंसानों को तो नुकसान नहीं पहुंचाता। तो होपफुली नहीं, ये इंसानों को तो कम से कम कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। स्टडीज ने ये क्लियर करा है भाई।